हेलो 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 वेलकम दोस्तों। अ, एक लंबे अरसे के बाद स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और टाइटल थंबनेल से देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। लेकिन किसकी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स है वो आई थिंक आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, अनलेस मैंने टैग कर दिया होगा उसको अपने टाइटल में। तो आइए बढ़ते हैं डायरेक्टली बिना कोई समय वेस्ट करे टॉपिक की तरफ, जो कि है अम्मी आयशा की निकाह। क्या वो सही था, क्या वो गलत था? और इसके ऊपर हमारे प्यारे आमिर हक जनाब ने पीपीटी तैयार करी है। तो हम देखते हैं कि क्या इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। सकता है कि वो ये एतराज नॉलेज हासिल करने के लिए कर रहा है या पैसे कमाने के लिए या इस्लाम की नफरत में। तो चलिए चलते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ। हजरत आयशा की शादी के हवाले से चंद बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर उनको हम देख पाएं और उन पर बात कर पाएं तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। सबसे पहला सवाल ये चलो, इनके 5 सवाल हैं। इन्होंने बोला है कि अगर हम इन सवालों को स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि क्या हमें कोई एतराज़ उठाना भी चाहिए या नहीं उठाना चाहिए हज़रत आयशा की शादी के ऊपर। जिसको नहीं पता है, हज़रत आयशा 6 साल की थी जब उनके साथ में रसूलुल्लाह ने शादी की थी। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने शादी की थी। और जब वो 9 साल की हुई थी तो कॉन्ज्यूमेट कर लिया था उस मैरिज को। कॉन्ज्यूमेट मतलब सेक्स किया था, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया था 9 साल की लड़की के साथ में, जो कि आयशा थी। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे जस्टिफाई करते हैं उसको। इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम वन बाय वन इनके क्वेश्चन कंप्लीट होते ही उस क्वेश्चन पे थोड़ी सी तफसीर करेंगे, देखेंगे कि क्या सही बात बोली है, क्या गलत बात बोली है, या फिर किस बात पर मुझे कुछ एतराज़ है। उठता है, क्या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पेरेंट्स की इजाजत के बिना हुई थी? पॉइंट नंबर 1, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या हजरत आयशा ने इस शादी से इनकार किया था? तीसरा सवाल उठता है, क्या इस शादी पे किसी काफिर ने कभी एतराज किया था उस टाइम पर? और चौथा, क्या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के लोगों के लिए है, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? चलो, इससे पहले ये अपने चमकते-चमकते आंसर्स पब्लिक में दिखाएँ, हम वन बाय वन इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आयशा की शादी पेरेंट्स की इजाज़त के बिना हुई? रूल दिस आउट, ठीक है? इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ए ने बी के साथ शादी करी, तो हमें बस ए और बी के कंसेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। शादी और सेक्स के लिए उनके पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम रूल आउट कर देते हैं। इससे कुछ लेना-देना ही नहीं है इसका, ठीक है? इस सवाल का कुछ लेना-देना ही नहीं है कि क्या उनकी शादी एथिकल थी या नहीं थी, कि पेरेंट्स ने इजाज़त दी थी या नहीं दी थी। डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि क्या दोनों पार्टीज़ की इजाज़त थी या नहीं थी। तो क्वेश्चन 1 स्ट्राइक आउट, इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आयशा ने शादी से इनकार किया था? दिस इज़ रिलेवेंट क्वेश्चन, इसको अभी के लिए मैं बचा के रखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को वी विल एड्रेस। थर्ड क्वेश्चन, क्या शादी पे किसी काफिर ने कभी इतराज किया था? डजंट मैटर। कोई काफिर चाहे इतराज करता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शादी सही थी या गलत थी। तो इस क्वेश्चन को भी हम अभी के लिए स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 तो स्पेस 1 और 3 तो इस पीपीटी में स्पेस का वेस्ट है, जिनको इन्होंने सोच समझ के बिल्कुल नहीं बनाया, बस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कुछ भी लिखते गए। तो इसको भी हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं कि इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इट इज इररिलेवेंट। अगर इसका आंसर मैं यस या नो रखूं तो भी डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे मेन बात यहाँ पे लाई नहीं करती है। मेन बात लाई करती है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बाकी के तीनों क्वेश्चंस में। तो 1 और 3 को मैं यहाँ से स्ट्राइक आउट कर रहा हूँ। वी विल एड्रेस 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आयशा को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है। कैटेगोरिकली। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आयशा ने शादी से इनकार किया? वेल, क्या आयशा उस एज तक पहुंच चुकी थी जहां पे वो अपने लिए डिसीजंस ले सके खुद से? अगर नहीं तो उसके साथ शादी करना किस हद तक ठीक है। अगर वो खुद के लिए डिसीजन ही नहीं ले पा रही है, तो इतना बड़ा डिसीजन जहाँ पे वो पोटेंशियली प्रेग्नेंट हो सकती थी, बच्चे हो सकते थे उसके। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो फर्टाइल थी उस एज में, और उसको मेंसेस वगैरह आ चुके थे, जिसका कोई सबूत नहीं है बाय द वे। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि वो बच्चे पैदा करने लायक है, और उनके साथ शादी की जा रही है उस उम्र में, सेक्स भी किया जा रहा है एट द एज ऑफ 9, तो इट इज़ अ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन, जो कि एक लास्ट नबी
परफॉर्म कर रहा है अपनी वाइफ के साथ में, मदर ऑफ ऑल बिलीवर्स के साथ में। तो डज इट मेक सेंस टू यू गाइस? मतलब अगर वो उस उम्र तक ही नहीं पहुंचे जहाँ पे उसका इनकार का कुछ फर्क भी पड़ता हो, लेट्स से उसने हाँ कर दी होती है। वैसे यहाँ आज तक किसी के पास में एक सही हदीस नहीं है, एक सही हदीस नहीं है जिसमें ये बात कहीं से भी साबित होती हो कि हज़रत आयशा ने बोला हो कि मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ, बल्कि उनको तो पता भी नहीं था अपनी शादी वाले दिन कि मेरी शादी होने वाली है आज, राइट? इस बात की सही हदीस मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। तो उनको तो खुद ही नहीं पता था कि मेरी शादी है। तो रही इनकार की बात, तो वो इनकार कर नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। लेट्स अज्यूम कि उन्हें पता थी ये बात, और उन्हें पता होने के बावजूद उन्होंने हाँ कर दी थी। तो इतनी छोटी बच्ची की हाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आज की डेट में कोई 5 साल का बच्चा बोले कि मैं वोट करना चाहता हूँ, 10 साल का बच्चा बोले कि मैं वोट करना चाहता हूँ, अपनी शादी करना चाहता हूँ किसी और से, दीज़ ऑल चाइल्डिश थिंग्स। उसके हाँ या ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अभी इतने छोटे हैं कि उन्हें अभी इस दुनिया की ही समझ नहीं है, अच्छे-बुरे की समझ नहीं है। अभी तक उनका ब्रेन ही ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, और आप उन्हें ऐसे डिसीज़न्स लेने के लिए बोल रहे हो जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मतलब 9 साल की उम्र में शादी करके 18 साल की उम्र में ही लेफ्ट हर, मतलब ऐसे नहीं बोला कि जानबूझ के छोड़ दिया, मर गए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मर गए थे व्हेन शी वाज 18। उसके बाद पूरी उम्र शी हैड टू स्टे सेक्सुअली नॉट एक्टिव, पूरी जिंदगी उनकी आगे पड़ी हुई थी। तो इतने बड़े डिसीजन के लिए कम से कम उनकी खुद की रजामंदी तो होनी चाहिए थी। रजामंदी तो दूर की बात है, अ, उनकी उम्र ही ऐसी थी जिसमें कि शादी का कुछ मतलब नहीं बनता है। चलिए, तो इनकार या फिर उसका, चाहे वो इनकार करे चाहे वो इनकार ना करे, हाँ करें या ना करें, डजेंट मैटर, इतनी कम उम्र है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या आयशा को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई? वेल, ये क्वेश्चन फंडामेंटली इतना मिसलीडिंग है ना कि लेट्स से हुई थी, मैं मान के चलता हूँ कि हाँ, उसकी वजह से हेल्थ कंडीशन हुई थी। तो क्या अब ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि इस्लाम जो एथिकल कोड सिखाता है ना, उसको बोलते हैं डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। डिवाइन कमांड थ्योरी सब अब्राहमिक रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे आपको ऊपर वाला सेट ऑफ रूल्स देता है आपको, और उसकी मोरालिटी वहां से आती है, रूलिंग्स वहां से आती है, दिमाग लगाने से नहीं आती उसकी रूलिंग्स, मोरालिटी की सही गलत की वहां से आती है, जो किताब में लिखा है। तो अगर किताब में ये बात आ गई कि आप 9 साल की लड़की से शादी कर सकते हो, सेक्स कर सकते हो, तो इट डजंट मैटर कि चाहे उसकी हेल्थ कंडीशन कितनी भी खराब हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपका एथिकल कोड है डिवाइन कमांड थ्योरी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म नहीं है। किसी की शादी करने के बाद किसी के साथ सेक्स करने के बाद अगर उसका कॉन्सिक्वेंस खराब है, यानी कि हेल्थ कंडीशन हो जाती है उसको कोई, तो अगर इस बेसिस पे आप उसको कह रहे हो कि ये गलत है करना, तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के अंडर आता है। यानी कि आप एक एक्ट को कर रहे हो, उसके बाद में उसका नतीजा बताएगा कि वो काम सही है या गलत है, और इसमें इस्लाम नहीं मानता है। तो ये क्वेश्चन पूछ के अपनी बेइज्जती ना करिए आमिर जी। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे समझिए कि चलिए मैं इसको ना कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से भी गलत साबित कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन इनके लिए समझा देते हैं। देखो अगर भाई बात ऐसी है ना कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में जरूरी नहीं है कि हर बार जो आउटकम है वही क्या कहते हैं बताता हो आपको कि क्या आपका एक्ट सही था या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं चाकू फेंक के मारता हूँ एक शख्स की तरफ, और उसको वो नहीं लगता है चाकू क्योंकि मेरा निशाना खराब था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा काम बुरा नहीं था जो मैंने किया, वो अभी भी एथिकली रॉन्ग है जो मैंने काम किया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच गया वो बंदा। उसी तरीके से आपके प्रॉफिट ने तो तलवार घुसा ही दी थी अंदर पूरी, लेकिन वो तो अच्छी किस्मत थी उनकी कि वो बच गई। उनकी अच्छी किस्मत थी, उनको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं हुई। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स, एक बहुत वेल नोन फ्रेज है कि नतीजा ये नहीं बताएगा कि काम कैसा था, विच इज ट्रू कि हर बार नतीजा ये नहीं बता सकता कि काम कैसा था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम कीजिए, आप बाइक लीजिए अपनी और 250 की स्पीड पे, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे एक एवरेज सी रोड पे ड्राइव कीजिए बिना हेलमेट के, और बेशक से आपसे किसी के साथ क्रैश ना हो, बेशक से आप एकदम सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, लेकिन आपने जो काम किया है वो एथिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर है।
कुछ गलत करने का। बहुत हाई रिस्क फैक्टर, इनफैक्ट इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि बहुत मुश्किल से होता है ऐसा कि कोई बैड कॉन्सिक्वेंस ना हो। तो इस काम को भी अनएथिकल ही बोला जाएगा मिस्टर आमिर। तो डज नॉट मैटर कि उनको कोई हेल्थ कंडीशन हुई थी या नहीं हुई थी। ये बहुत ही मैंने फंडामेंटल्स खोल के रख दिए हैं इस क्वेश्चन के, और किस तरीके से हर जगह से गलत है सवाल। क्योंकि पहली बात तो ये अपनी मॉरल फिलोसफी से निकल के दूसरी मॉरल फिलोसफी में जंप मार के जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी मॉरल फिलोसफी को, व्हिच इज रिडिकुलस। अगर आपको अपनी मॉरल फिलोसफी पे रहना है तो आप बोलो कि मेरी कुरान में लिखा है देयरफॉर इट इज सही है। डजंट मैटर, रीजनिंग से फर्क नहीं पड़ता है उसको, राइट? या तो मैं बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं इस्लाम की मोरालिटी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, बोल दो ये बात एक बार, फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? अब आता है आखिरी सवाल, क्या प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? वेल इस्लाम जिस मोरालिटी का कायल है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। यानी कि अगर आज चोरी करना गलत है, आज रेप करना गलत है इस्लाम के हिसाब से, तो आज से 50,000 साल पहले भी गलत था, और आज से 50,000 साल बाद भी गलत होएगा। और अगर दुनिया में कोई है भी नहीं तो भी रेप करने का एक्ट गलत है। तो वेल टू आंसर दिस, यस, प्रेजेंट की मोरालिटी स्टैंडर्ड्स जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आमिर अक भाई के इस्लामिक मोरालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे प्रेजेंट के, ये पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है क्या? तो हाँ, क्योंकि वो कुरान को मानने वाले हैं, उनके ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स आते हैं कुरान और हदीस से, तो बिल्कुल उससे वो पास्ट को जज कर सकते हैं। अगर उनसे मैं पूछूं कि क्या पास्ट में कोई कैनाबलिस्टिक सोसाइटी थी, क्या वो सही थी या क्या गलत थी, और तो ये अपनी कुरान के बेसिस पे कहेंगे कि नहीं वो तो गलत था, कैनाबलिज्म बना किया मेरे कुरान में। तो डजेंट मैटर कि प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स से पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है आउटसाइड ऑफ कुरान। अभी आपकी एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है, आपकी कुरान और हदीस को बेसिस रख के जज किया जाएगा इसका। तो अगर आप ही की कुरान और हदीस को मैं रख के जज करूं तो मेरे भाई इसमें इसमें कोई क्या कहते हैं दो राय नहीं है कि आप बिल्कुल जज कर सकते हैं प्रेजेंट, यानी कि आज की जो इस्लामिक मोरालिटी है उससे पास्ट की मोरालिटीज को आप बिल्कुल जज कर सकते हैं। कैटेगोरिकली आप पास्ट को जज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने ये सवाल में एथिस्ट्स की तरफ अपना निशाना दागा होगा कि उन लोगों के पास ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, तो तुम किस तरीके से गलत बोलते हो। तो वेल जनरली नॉट ट्रू। कुछ एथिस्ट्स सर्टेनली बिलीव करते हैं कि उनके पास में ऑब्जेक्टिव मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो सैम हैरिस इस चीज़ को मानते हैं कि उनके पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। एनीथिंग विच गोज खिलाफ ऑफ ह्यूमन वेलबींग, जो भी ह्यूमन वेलबींग को से उल्टी चीज जाती है, यानी कि मानव के ग्रोथ से उल्टी जाती है, वेलबींग से उल्टी जाती है कोई चीज, तो वो खराब है। और ये उनके ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से, तो वो उस पे बेस करके पास्ट को कैटेगोरिकली जज कर सकते हैं। अदर फिलोसफीज लाइक लिबरलिज्म आज की डेट में अपने प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स को कैटेगोरिकली यूज कर सकती है जज करने के लिए पास्ट को, टोटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। The only people who have problem with this is people who believe in subjective morality, ठीक है? जो लोग subjective morality को मानते हैं, जो समझते हैं कि हाँ मोरालिटी जमाने के हिसाब से बदलती रहती है, तो चलता है सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। टू सम एक्सटेंट वो लोग इस बात से एग्री कर सकते हैं, और वो लोग भी ये बात कह सकते हैं कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोफेट मोहम्मद ने बहुत ही घटिया काम किया था। वो भी ये बात कह सकते हैं कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने बहुत घटिया काम किया था। हो सकता है कि उस वक्त नॉर्मल हो ये चीज़, वो ये बोल सकते हैं जरूर से कि हो सकता है उस वक्त पेडोफिलिया बहुत नॉर्मल हो, उस वक्त हर कोई ऐरा गैरा शख्स पेडोफाइल निकलता था। वो भी ये बात बोल सकते हैं आज के दिन में, बीइंग सब्जेक्टिव मॉरलिस्ट, ठीक है? तो ये इनके पांचों सवालों का मैंने अच्छे से जवाब दे दिया है। लेट्स होप कि ये आगे कुछ और इसमें से तड़कता भड़कता पॉइंट निकाले। मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन 5 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर अ बिग नो है। क्या हजरत आयशा की शादी पेरेंट्स की इजाजत के बिना हुई, जबरदस्ती हुई? इसका जवाब नो।
क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी से कभी इनकार किया जबकि वो बड़ी हो चुकी थीं, कितना दीन उनसे मुरव्वज है, कितनी रवायात उनसे मिलती हैं? अगर उनको कोई इनकार होता तो जितनी जुर्रतमंद वो थीं, वो कह सकती थी किसी एक मोमेंट के ऊपर। तीसरा सवाल, क्या इस अच्छा, यहाँ पे इन्होंने तो कुछ ऐड किया है कि जब वो बड़ी हो चुकी थी तब तो तराश कर देती ना, तब तो वो इतना दीन लिख रही थी बैठ के। वेल डजंट मेक सेंस अगेन। फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको बाद में जाके क्या लगा। लेट्स से कि कोई चोर आता है या फिर इतना भी छोड़िए, मैं आपको एक बहुत जनरल स्टेटमेंट बताता हूँ। बाहर की कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में भी जब कभी टीनेजर्स के साथ में, मेल्स के साथ में रेप होता है ना, जब उनको एडल्ट फीमेल्स रेप करती हैं, तो स्टार्टिंग में उनका कंसेंट नहीं होता है। ऑब्वियसली नहीं होता है, रेप होने के लिए किसका कंसेंट होता है? बट एट सम पॉइंट उनको भी दे आर लाइक ठीक है भाई चल लो, जिसके बहुत मीम्स बनाए जाते हैं आजकल इस बात पे। तो इससे क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि रेप कुछ गलत नहीं है क्योंकि उस बंदे ने आगे जाके रिपोर्ट नहीं किया? या फिर अगर मैं इसको इस बात से भी हटा देता हूँ और मैं इसको लेके चलता हूँ एक नॉर्मल रेप केस पे, डजंट मेक सेंस। बिकॉज़ मान लीजिए किसी लड़की का रेप हुआ है और वो आगे जाके बताना नहीं चाह रही है फॉर पर्सनल रीज़न्स, इज़्ज़त के कारण कुछ भी है उसके रीज़न्स, वो नहीं बताना चाहती है कि मेरा रेप हुआ है। तो क्योंकि उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्या इसका ये मतलब है कि वो काम रेप का गलत है? नहीं रहा अब, क्योंकि उसके उसके जो उसका जो दूसरा एंड है उसने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में। यानी कि जो फीमेल है उसने कंप्लेंट नहीं की कि मेरा रेप हुआ है, इसलिए अब रेप पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्ट बिकॉज़ कि आयशा ने कंप्लेंट नहीं की किसी चीज़ के बारे में डज़न्ट मीन कि हम लोग उसको पॉइंट आउट करके कह नहीं सकते कि वो गलत है। आई होप इट मेक्स सेंस। शादी पर वक्त के किसी काफिर ने कभी एतराज किया? उस टाइम के जो लोग थे, अगर ये इतना बड़ा इशू था, तो कोई एक काफिर सामने आता, कहता देखो यार छोटी एज की लड़की के साथ शादी हुई, या इस तरह की कोई चीज आपको मिलती है मुस्तनद सही रिवायात में या कुरान की किसी आयत में? चलो ये भी रिलेवेंट है, मैंने जैसे पहले बोला था कि 1 और 3 क्वेश्चंस है टोटली रिलेवेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है इन्होंने? चौथा क्वेश्चन, क्या आयशा रज़ी अल्लाह तआला को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई थी, यानी कोई मेडिकल इशू सामने आया शादी को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर जो पति और पत्नी में होता है, कभी सामने आया? अ बिग नो। पांचवा क्वेश्चन, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पर पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? इसका जवाब भी नो के अंदर है। उसकी वजह यह है कि अगर आज के लोग पास्ट के लोगों की मोरालिटी के अनुसार उनको जज कर रहे होंगे, तो फिर कोई भी सही नहीं साबित हो सकता। पास्ट के तमाम लोगों को हर चीज में गलत कहना पड़ेगा। इससे ये चीज सिद्ध होती है। एक सेकंड। पहली बात तो इस बात का कोई मतलब नहीं बैठा कि अगर आप प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड से पास्ट को जज करते हैं तो आपको हर चीज़ गलत बोलनी पड़ेगी उनकी। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर पुराने टाइम के लोग लेट्स से दारू पीते थे तो हम बोल सकते हैं कि गलत काम करते थे। अगर वो दान दक्षिणा करते थे, अगर वो जैसे आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं, ज़कात देते थे, गरीबों की मदद करते थे, यतीमों को खाना खिलाते थे, ये सब चीज़ें अच्छा हम आज के मोरालिटी स्टैंडर्ड से बोल सकते हैं कि सही है। हमें उनकी हर बात को गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ से आप अपने पिछवाड़े से निकाल के ला रहे हैं, पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इसको शायद से हो सकता है ऑफेंस ले लें, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुलिंग आउट ऑफ एस। सो दीस पॉइंट्स आर स्ट्रेट अप बीइंग पुल्ड आउट ऑफ हिज एस। इसका कोई लॉजिक सेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बस मैंने उस तरीके से बोला है, आमिर भाई ऑफेंस मत लेना इसका। कि 5 बड़े बेसिक क्वेश्चंस, इनका जवाब अगर नो के अंदर आता है, तो आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है कि ये लोग सीखने के लिए एतराज कर रहे हैं या नफरत। फैसला खुद। अरे पता है आपके सवाल क्यों हम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पेशा ही पैसे कमाना है। तो उनका एक सवाल ले लेते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि ए जी सारे सवालों के जवाब दे दिए, हमारा तो नहीं दिया। चलो मुझे लगता है कि कोई इन्होंने सॉलिड सवाल जवाब तैयार रखा होगा, जैसे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं? आज की डेट में तो मैं कर सकता हूँ ना शादी। मतलब आज की डेट में अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ एक छोटी बच्ची से? कुछ ऐसा सवाल आई होप इन्होंने तैयार रखा होगा, देखते हैं क्या है। वो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, रोल मॉडल। लास्ट क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं, तो आज आप क्यों नहीं करते छोटी लड़की से शादी, या अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करवाएंगे? द आंसर इज, क्या इस्लाम में माइनर से शादी करना मैंडेटरी है?
वाजिब? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि क्या आप अपनी बहन या बेटे की शादी कराएंगे। तो यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था कि हाँ अगर कोई मुझे अच्छा आदमी मिल जाएगा तो करा दूंगा, या बोलना चाहिए था नहीं बहुत खराब है मैं तो नहीं कराता। ये ये कैसा जवाब है कि इस्लाम में मर्द से शादी करना। चलो इसके इससे भी गो थ्रू कर लेते हैं पहले तो। इसका बहुत सिंपल यस और नो जवाब था इस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन नहीं था ये जिसका यस और नो में जवाब ना दिया जा सके। तो सवाल है कि क्या अगर आप भी मोहम्मद को प्रॉफेट मोहम्मद को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो क्या आप अपनी बहन या बेटे की शादी कराएंगे इतनी छोटी उम्र में। तो इनका पहला सवाल है क्या इस्लाम में माइनर से शादी करना मैंडेटरी है। आंसर इज नो। चलो आगे देखते हैं क्या कंक्लूड करेंगे इससे। है, जरूरी है, लाजिम है, कंपलसरी है? सो द आंसर इज अगेन अ बिग नो। जब रोल मॉडल ने खुद उसको मैंडेटरी नहीं कहा तो आज मुस्लिम्स के इसको प्रैक्टिस ना करने से रोल मॉडल का स्टेटस कैसे चैलेंज हो जाएगा? याद रखना चाहिए ओके देयर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू बी मेड हियर। पहली बात तो रोल मॉडल जो काम करता है वो सुन्नत बन जाती है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा कुछ गलत मैं। जो काम रोल मॉडल करता है वो सुन्नत बन जाती है। यानी कि ऐसा ऐसा समझिए आप लोग कि वो काम करने से अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है चलता है, लेकिन अगर आप करते हैं तो उससे आपको फायदा होता है। तो पहली बात, क्या इन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया? इन्होंने नहीं दिया इस क्वेश्चन का जवाब। उन्होंने ऐसा नहीं, क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको अपनी बेटी की शादी जरूर जरूर करानी चाहिए। उन्होंने बोला क्या आप कराएंगे अपनी बेटी की शादी, क्योंकि रोल मॉडल की तरह ही तो आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए ना। तो अगर रोल मॉडल एक चीज करा चुका है अपने साथ में, उसकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है कि हदीसों में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी ज्यादा सारी हदीसें हैं। हदीस हदीसों की किताबें भरी पड़ी है इस बात से कि उनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। तो फिर आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इनका आंसर क्या है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। तो स्टिल अगर कोई चीज मैंडेटरी नहीं है तो बहुत सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि सुन्नत सुन्नत की जो रकातें होती हैं मैंडेटरी नहीं होती है, वो सुन्नत है। वो फर्ज की रकात मैंडेटरी होती है सिर्फ, और वाजिब वाली। तो क्या आप सुन्नत की रकातें नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं आप। एंड अगेन रोल मॉडल इज समथिंग दैट यू शुड बी लाइक। तो सवाल को इन्होंने पूरे तरीके से डॉज कर दिया। इस बंदे को पता है कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है ये। इसलिए इसने सवाल को ही सिरे से डॉज कर दिया है। इसने बोला क्या ऐसा करना जरूरी है, नहीं करना जरूरी है तो नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर से एक आवाज आती है इसको कि ये चीज गलत है। अगर मैंडेटरी होती ना ऐसा करना, ये शादी कैसे करनी मैंडेटरी होती, तो शायद इसको फिर समझ में आता कि अच्छा हाँ मैंडेटरी बना दिया है और अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं करनी है, तो शायद से गलत है। लेकिन आमिर भाई थोड़ा सा दिमाग ला के सोचो आप, अगर कोई चीज मैंडेटरी नहीं है उसको अलाउ कर दिया जाता है लेकिन फिर भी, तो क्या ये सही है? किसी गलत काम को मैंडेटराइज ना करके अलाउ कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि रेप करना, रेप करना मैं मैंडेटरी नहीं डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन अगर कोई करता है तो चलता है भाई, मुझे क्या है। मैंने अपनी दीन में अलाउ कर दिया कि कोई भी रेप कर सकता है। और फिर लोग पूछते हैं कि भाई आपके नबी लेजी ने तो बहुत रेप किए थे तो आप क्यों नहीं करते? तो आप बोलते हैं मैंडेटरी थोड़ी है। नाउ द थिंग इज कि आपके नबी ने जो काम कर दिया है वो मोरली रॉन्ग है। आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को? अगर आप उन्हीं से अपनी मोरालिटी डिराइव करते हैं तो उन्होंने जो काम किया आपको भी वो काम करना चाहिए। आप ये कह के नहीं बच सकते कि नहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं है इसलिए आप ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन उस बात को आपको सही मानना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा काम करता है अपनी बहन बेटी की शादी इतनी छोटी उम्र में कराता है, आप उसको गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप उसको गलत। फिर चाहे उसको मेडिकल डिसीज क्यों ना हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो जाए, उसका लहूलुहान हो जाए वो शादी के बाद, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल फिलोसफी से भी आप लोग हाथ धो बैठे हैं अब तो। आमिर भाई ज़रा प्लीज़ अगली बार स्ट्रीम का जो लिंक है पब्लिक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करने का। और ऑल्दो मुझे पता है कि आपने मुझे पीछे बैठा के रखना है बस, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग तो निकल ही आती है और पैसे वैसे बन जाते हैं। तो हाँ आई होप आप अगली बार मुझे जगह देंगे। और मुझे नहीं पता इन्होंने आखिरी के चंद सेकंड्स में क्या बोला है, तो वो सुन लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। रोल मॉडल का कोई काम तब चैलेंज होगा जिसको उसने प्रैक्टिकली मैंडेटरी कहा हो, मगर आज के दौर में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जनाब अब बताइए, आपका एतराज है या नफरत? ओके ये क्या बात हुई? आज के दौर में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। काम तब चैलेंज होगा जिसको उसने प्रैक्टिकली मैंडेटरी कहा हो,
कोई मुफ्ती अगर इस वीडियो को सुन रहा है, मैं चाहता हूँ मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, क्या आप इस पॉइंट से सहमत हैं? क्या आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से कि जब आप प्रॉफेट मोहम्मद की किसी भी चीज़ को तब तक जज नहीं कर सकते हैं, तब तक उस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, तब तक उसको सही या गलत करार नहीं दे सकते हैं, जब तक उन्होंने उस चीज़ को मैंडेटरी फर्ज ना कर दिया हो। ये तो इनके अपने ही लोग इनकी धोती उतार देंगे आवाज़ है आपकी। ऐसा पॉइंट फेंक के मारा इन्होंने एंडिंग में कि आप उसको चैलेंज ही तब तक नहीं कर सकते जब तक वो मैंडेटरी नहीं है। टोटली यूजलेस पॉइंट। गेट आउट ऑफ माय फेस वाला। तो अब आपको आई थिंक इसके बाद 2-4 दिन मेरे पास आना चाहिए। डीएम कर दो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे और क्लासेस लीजिए मुझसे थोड़ी-सी ले लेना और मैं आपको सिखा दूँगा कि कैसे मैं आपको इस्लाम के ऊपर करना सिखा दूँगा भाई डिबेट आ जाइए ज़रा। आमिर भाई मैं सिखा दूँगा आपको कोई बात नहीं है ऐसी। और दोबारा से आई रिक्वेस्ट यू ये जो मैंने अभी बोला ना कि सिखा दूँगा इसको थोड़ा लाइटली लेना मुझे अगली स्ट्रीम में प्लीज़ ऐड कर लेना और बात कर लेना थोड़ी-सी, है ना? मेरा भी मन खुश हो जाता है, पैसे बन जाते हैं थोड़े से आपके नाम पे, वरना तो कहाँ हो पाते हैं पैसे आपको ही पता है। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया आपका देखने के लिए। जिस किसी ने ये वीडियो को देखा है और आपको लगता है कि ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आपके जलेबीबाज़ मोमिन मारना चाहते हैं आपके ऊपर, जो ये बंदा मार रहा था अभी-अभी, तो वेल वो तो मारते रहेंगे। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और मैं इस वीडियो का अनकट वर्ज़न पूरा का पूरा अपलोड कर दूँगा, साथ में बस थोड़े बहुत जो एडिटिंग करके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगली स्ट्रीम में जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। धन्यवाद।